आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी के सभी पार्टों को। तो सभी पार्टों में सबसे पहले आता है अपना कोशिका। जो जीवों की जो मुख्य क्रियात्मक रचनात्मक इकाई होती है उसको कोशिका कहा जाता है। कोशिका इंग्लिश में सेल्स कहा जाता है, जो लैटिन भाषा से बना शब्द होता है। और जो कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में। कौन सी बुक में दिया था? माइक्रोग्राफिया एक बुक का नाम है, उसमें कोशिका जो शब्द है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसलिए ही कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ साइटोलॉजी। जब कोशिका विज्ञान का जनक होता है तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी होता है, वो कौन है? स्वानसन। यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्वानसन को कहा जाता है। ऐसे ही है इंडियन साइटोलॉजी, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? A.K. शर्मा को कहा जाता है। तो ऐसे ही अपन जैसे बाल हेयर्स है, इसका जो भी अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोलॉजी। जो टिश्यू का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलॉजी। लंग्स का अध्ययन को बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। जो कोशिका होती है इसकी जो खोज है वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सबसे पहले मृत कोशिकाओं की खोज करी थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहाँ पे करी थी? एक कॉर्क होता है, उसमें मृत कोशिकाओं को सबसे पहले देखा गया था। यानी कॉर्क में अनेक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखने को मिली है, जिनका नाम क्या रखा है? कोसा, सेलुला। ऐसे ही जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी लुवेनहोक ने। ये कब करी थी? 1676 यानी 76 में जीवित कोशिकाओं की खोज करी थी। मृत कोशिका की खोज 1665 में और जीवित कोशिका की खोज 1673 में। तो पहला जीवित कोशिका की खोज करने वाला विज्ञानी कौन था? ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने प्लांट और एनिमल दोनों में कोशिका की खोज करी थी। तो प्लांट में किसमें सबसे पहले कोशिका की खोज देखी थी? ओनियन सेल, यानी कि प्याज की जो झिल्ली होती है उसमें प्लांटों में सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने कोशिकाओं को देखा था। ऐसे एनिमल में टीथ सेल में कोशिकाओं को देखा गया था। ल्यूवेनहोक जो वैज्ञानिक है उन्होंने कोशिका की खोज के साथ साथ ही आरबीसी, शुक्राणु तथा जीवाणु की खोज भी करी थी। टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। दो प्रकार होते हैं, एक होता है अविकसित कोशिका, एक होता है विकसित कोशिका। यूरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जो अविकसित होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो विकसित कोशिका होती है। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली युक्त पाया जाता है। केंद्रक होता है वो झिल्ली युक्त पाया जाता है। कहाँ पे पाई जाती है? पौधे व जंतु में। यूकैरियोटिक इसमें पाई जाती है पौधे व जंतु में। इसमें दो प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनका डिवाइड किया जाए 60+40 में। यूकैरियोटिक कोशिका है वो अमीबा तथा प्रोटिस्टा इसके उदाहरण है। पौधे व जंतु में पाई जाती है। इसी के साथ में जो अविकसित कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उनमें केंद्रक अविकसित होता है। यानी जो बाह्य आवरण होता है वो 3 स्तर का होता है। कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। विभाजन होता है, सरल विभाजन होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, लाइसोसोम और तरह चारों नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको अविकसित कोशिका कहा जाता है। लेकिन राइबोसोम पाए जाते हैं और मिजोम्स पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी 50+30। उदाहरण है जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। इसी के साथ में अपन देखेंगे कि जो यूनिवर्स है उसमें सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका माप कितना होता है? 170 mm × 130 mm।
स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स कौन सा होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु। माइकोप्लाज्मा, ये इसकी साइज कितनी होती है? 0.1 mm से 0.5 mm के बीच में होती है। एक कोशिकीय के जीवों के उदाहरण दे रखा है, अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, जो कोशिका सिद्धांत है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लीडन और स्वान। ये 1838, ये 1839। ये है पादप शास्त्री, ये है प्राणी शास्त्री। कोशिका सिद्धांत दोनों वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। किससे बनती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, बैक्टीरिया जो जीवाणु होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है जो तंत्रिका तंत्र होती है। तरल द्रव्य मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ओमनिस सेलुला ए सेलुला सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो जो चिकित्सक थे उन्होंने दिया था। इसमें क्या कहा जाता है कि जो नई सेल है वो पूर्ववर्ती सेल से विभाजन से बनती है। कोशिका गतिशीलता में सहायक होती है। जो कोशिका होती है वो किस में सहायक होती है? गतिशीलता में सहायक होती है। एक होती है लंबी संरचना वाली, एक होती है छोटी संरचना वाली। जो लंबी संरचना वाली होती है उसको फ्लैजेला बोलते हैं और जो छोटी संरचना होती है उसको सीलिया बोलते हैं। पादप में संचित भोजन किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। और जंतु सेल में जो भोजन होता है, जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। जो सेल थ्योरी है वो स्वीडन और स्वानसन ने दी थी। जो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसके बाद में अपन पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं यानी क्या क्या कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले होता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। ये किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। कवक और बैक्टीरिया में भी वॉल, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल होती है जो पादप कोशिका में पाई जाती है। कवक और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। इसे कोशिका का अंग नहीं माना जाता है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी हिंदी में उसको शर्करा कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। इसका कार्य क्या क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, कोशिका को आकार प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन में कमी या सूखने से बचाती है। इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तो पहला स्तर होता है जो प्राथमिक, 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, मध्य और होता है द्वितीय स्तर। द्वितीय समस्तर बोलते हैं इसको। प्राथमिक, मध्य और द्वितीय समस्तर होता है। जो प्राथमिक स्तर होता है ये वाला, ये होता है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। इसमें बैक्टीरिया में निर्माण पेप्टिडोग्लाइकेन से होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो निर्माण होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से होता है। क्या पाया जाता है इसमें? पेक्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेक्टिन पाया जाता है। जो मध्य स्तर होता है उसमें कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का बना होता है। किसका? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का बना होता है। ये इसको बोलते हैं कोशिकीय सीमेंट। क्या बोलेंगे इसको? कोशिकीय सीमेंट। जो द्वितीय समस्तर होता है ये प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? प्राथमिक भित्ति होती है। जो प्राथमिक भित्ति होती है उसके अंदर की तरफ जो स्थित होता है यह द्वितीय समस्तर होता है। इसमें क्या पाया जाता है? लिग्निन। लिग्निन ये कठोर और मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। एक होता है सुबेरिन। द्वितीय समस्तर में क्या पाया? सुबेरिन पाया जाता है। क्या होता है? इसका काम होता है जल की पारगम्यता का नियंत्रण करना। यानी कि जल की जो पारगम्यता है उसका नियंत्रण कौन करता है? सुबेरिन करता है। एक पाया जाता है क्यूटीन। क्या पाया जाता है? क्यूटीन पाया जाता है। क्यूटीन का काम क्या है?
क्यूटिकल का निर्माण करना होता है, वाष्पोत्सर्जन जो सर्जन होता है उसकी क्रिया का नियमन करता है, कौन? क्यूटिन करता है। इसलिए ये 3 स्तर किसमें पाए जाते हैं? सेल वॉल में पाए जाते हैं। प्राथमिक स्तर, मध्य स्तर और द्वितीय समय स्तर। जो मध्य स्तर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है, जिसको कोशिकीय सीमेंट कहते हैं। कोशिकीय सीमेंट में 2 तत्व होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके बाद में आता है अपना कोशिका झिल्ली। क्या आता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो प्लांट होते हैं उनके अंदर होती है और जो एनिमल होते हैं उनके बाहर पाई जाती है। इसका निर्माण किससे होता है? लिपिड व प्रोटीन। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन की, यानी फास्फोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। जो लिपिड होता है उसका एक परत होती है और जो प्रोटीन होती है उसकी 2 परत होती है। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की खोज किसने करी थी? प्लोव ने करी थी। कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी थी? नगेली व क्रेमर ने करी थी। किसने करी थी? नगेली व क्रेमर ने करी थी। इसका काम क्या होता है कि पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करना। इसकी संरचना को समझाने के लिए 3 मॉडल दिए थे। कितने मॉडल दिए थे? 3 मॉडल। पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल, जो किसने दिया था? डेविसन ने दिया था। इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन ने। तरल मोजक मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ये एक चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ध्यान रखना इसका, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें देखना है कवक। कवक में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। जीवाणुओं में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरिन की बनी होती है। जीवाणु में जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और शैवाल में किसकी बनी होती है? ग्लेक्टेंस, मेनाल्स, सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में आता है अपना जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, इसकी खोज किसने करी थी? डुजार्डिन ने इसकी खोज करी थी। नाम किसने दिया था? सार्कोड व पुरकुंजे ने नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म का जो नाम दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य होता है जो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म से बना होता है। कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्यों का सिद्धांत किसने दिया था? ओ हर्ट विन ने दिया था। इसमें जीव द्रव्य होता है उसमें कितने % पानी पाया जाता है? 80% तो सिर्फ वाटर पाया जाता है। जीव द्रव्यों का जो 99 वाला भाग होता है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। जो ऑक्सीजन होती है वो 76% पाई जाती है, कार्बन पाया जाता है 10.5%, जो हाइड्रोजन पाया जाता है वो 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 2.5% पाई जाती है। इसमें प्लाज्मोडेमो स्मेटा एक होता है जो कोशिका भित्ति में जो छिद्र होते हैं उसमें जो समीपस्थ कोशिकाओं में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, किसमें? कोशिका भित्ति में। जो जिस छिद्र के द्वारा समीपस्थ जो कोशिकाएं आपस में पास में जो कोशिकाएं होती है उनका आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडे स्मेटा बोलते हैं। दोहरी झिल्ली किस किस में पाई जाती है? ये केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद में अगला पार्ट है केंद्रक वाला, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। कब करी थी? 1831 में करी थी। कोशिका के सबसे बड़ा भाग होता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यूकेरियोटिक में पाई जाता है ये केंद्रक। ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहा जाता है इसको, मैनेजर ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल रूम भी इसी को ही कहा जाता है, केंद्रक को। केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना होती है जिसको क्रोमेटिन कहा जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो छड़ की आकृति के होते हैं तथा न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। केंद्रक के भीतर केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका होती है। और केंद्रिका की खोज किसने करी थी? फेलिक्स फोंटाना ने। केंद्रक कोशिका की रक्षा तथा कोशिका विभाजन में भाग लेता है। स्तनधारियों में
आरबीसी होता है, और केंद्रक स्तनधारियों में जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका काम क्या क्या है? प्रबंधक का कार्य है, दोहरी परत होती है, तर्कों का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है, नियंत्रक केंद्र होता है, मस्तिष्क ऑफ सेल केंद्रक को ही कहा जाता है, आनुवांशिक जो सूचनाएं होती है उसको संग्रहित करता है, तथा उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण भी केंद्रक ही करता है। जो अपन ने अभी देखा था कि केंद्रक में क्रोमोसोम व न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। जो डीएनए की खोज किसने की थी? एफ मिशन ने डीएनए की खोज करी थी, और डीएनए का जो मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जो संरचना होती है इसकी, जो डबल हेलिक्स संरचना होती है, इस किसमें उपस्थित होता है? केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। जो डीएनए होता है वो किसमें होता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। जो एडिनोसिन होती है, ए और टी को थाइमिन बोलते हैं, ए को एडिनोसिन बोलते हैं। इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। और जो साइटोसिन होता है और जो गुआनिन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ए होता है अपना एडिनोसिन, टी होता है थाइमिन, और सी होता है साइटोसिन, और जी होता है गुआनिन। तो अपन को देखना है टी, सी और ए जी जो वर्ग होता है ये जेनेटिक्स पर काम करता है। जो आरएनए होता है, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जो खोज है उस किसने करी थी? फ्रेडरिक मेसन ने करी थी। संरचना सिंगल हेलिक्स होती है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है, जबकि डीएनए पाया जाता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें ए और यूरेसिल यानी ए और यू के बीच में, इसमें ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसमें डबल बॉन्ड किसके बीच में होता है? ए और यूरेसिल के बीच में। जो थाइमिन के स्थान पर क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। बाकी सब चीज सेम है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डीएनए व आरएनए द्विसूत्री होते हैं, ध्यान रखना है। डीएनए का चाकू किसको कहा जाता है? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज को डीएनए का चाकू कहा जाता है। डीएनए वर्क जो आरएनए होता है वो किस पे वर्क करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण इसी में होता है। यानी बॉडी 22 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें से 12 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी का निर्माण करते हैं। 10 प्रकार के प्रोटीन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन स्किन में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन पाया। इधर देखेंगे जो क्रोमोसोम होते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। बाहर की जो संरचना होती है वो सेल्स की संरचना होती है। डीएनए तथा स्टोन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? क्रोमोसोम में की जो संरचना होती है उसमें डीएनए तथा स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ जिसको जीनोम कहते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम स्टार्स बर्गर ने, इसकी खोज किसने करी थी? स्ट्रास बर्गर ने। नामकरण किसने दिया था इसका? डब्ल्यू वाल्डेयर ने। निर्माण डीएनए तथा स्टोन प्रोटीन से होता है। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। जो मेन आरएनए होता है जो 80% वर्क करता है वो कौन सा होता है? आरआरएनए होता है। प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो आनुवंशिकी का इकाई होती है उसको डीएनए या जीन कहते हैं। आनुवंशिकी के वाहक होते हैं उसको गुणसूत्र कहते हैं, ध्यान रखना। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 23 प्रकार के होते हैं। 23 प्रकार में एक होता है ऑटोसोम, ये एक होता है एलोसोम। जो ऑटोसोम होता है उसमें 22 पेयर होते हैं, यानी कितने होते हैं टोटल? 44। और जो एक पेयर होता है वो एलोसोम का होता है जिसमें 2। इसके टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2।
जो 22 पेयर होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों में बराबर पाए जाते हैं। और जो एक पेयर होता है उसमें मेल में पाया जाता है एक्स और वाई। जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो एक एक्स होता है एक वाई होता है, कौन सा, एलोसोम वाला। और जो फीमेल होती है उसमें एक्स और एक्स वाला क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाता है। इसके बाद में आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाई जाने वाली एक गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली होती है जिसमें 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कौन, लाइसोसोम। कोशिका का इसको एटम बम भी कहते हैं, लयनकाय, पाचककाय तथा आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। खोज किसने करी थी, क्रिश्चियन डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज करी थी। पाचक में सहायक होता है। लाइसोसोम की सर्वाधिक जो संख्या होती है वो किसमें होती है, WBC में होती है। निर्माण निर्माण अंतःप्रदैवी जालिका तथा गोल्जिकाई से होता है। जो अंतःप्रदैवी जालिका होती है इसमें एंजाइमों का निर्माण करती है तथा जो गोल्जिकाई होता है वो चारों ओर झिल्ली का निर्माण करता है, किसमें, लाइसोसोम में। जो एंजाइम का निर्माण करता है वो कौन करता है, अंतःप्रदैवी जालिका, तथा चारों ओर जो झिल्ली का निर्माण करता है वो कौन करता है, गोल्जिका। इन दोनों से मिलकर लाइसोसोम का निर्माण होता है। जो इसका कार्य है वो है कोशिका में प्रवेश करने वाले कणों का पाचन करना, जिसको कहते हैं स्ट्रोफेगी। और कोशिका के जो आंतरिक पदार्थों का पाचन होता है उसको बोलते हैं ऑटोफेगी। यानी कि जो कोशिका में प्रवेश करने वाले कणों का पाचन किया जाता है उसको हेट्रोफेगी। और जो अंदर वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनका पाचन होता है उसको ऑटोफेगी कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। अर्ध स्वायत्त अंग होता है। 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली होती है। क्रिस्टी होती है, जो उभार नामक संरचना होती है ऐसी, उसको क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी में ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। और ऑक्सीसोम कौन से होते हैं, जो मोरन कण होते हैं। और F1 व F0 कण होते हैं, यानी कि 10⁴ से 10⁵ इनकी साइज होती है। ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीसोम्स होते हैं। खोज करने वाला कौन था, रिचर्ड अल्टमान व कोलिकर। नाम किसने दिया था, वेंडा ने दिया था। और अल्टमान का नाम किसने दिया था, जो अल्टमान है उन्होंने बायो ब्लास्ट कहा है इसको। क्या नाम दिया था इसको, बायो ब्लास्ट। नाम वेंडा ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। दो नाम थे इसके, जो बायो ब्लास्ट है वो अल्टमान ने नाम दिया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया वो वेंडा ने दिया था। दो झिल्ली पाई जाती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। जो बाहरी झिल्ली होती है वो प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसकी साइज होती है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम। जो आंतरिक झिल्ली होती है इस पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। इस झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। भीतरी झिल्ली के बाहरी सतह को सी फेज तथा आंतरिक सतह को एम फेज कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली होती है उसकी बाहरी सतह को सी फेज तथा आंतरिक सतह को एम फेज कहा जाता है। कार्य क्या होता है, कोशिकीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो होता है कोशिकीय श्वसन का। दूसरा कार्य क्या होता है कि न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन्स के निर्माण में मदद कर देता है। एटीपी का संश्लेषण इसी के द्वारा होता है। एटीपी का भंडारण इसी के द्वारा होता है। एटीपी का परिवहन भी इसी के द्वारा होता है। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन से मैट्रिक्स भाग होता है जिसको क्रेब्स चक्र कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसमें अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। इसको अंत स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। और श्वसन केंद्र इसका मुख्य भाग होता है। इसके बाद में आता है अपना राइबोसोम। राइबोसोम होता है जो ये इसकी पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि खोज किसने करी थी। पहले एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने राइबोसोम की खोज करी थी।
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का सबसे छोटा पार्ट होता है वो राइबोसोम होता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण व संश्लेषण करना। राइबोसोम, जहाँ भी प्रोटीन आएगा वहाँ पर राइबोसोम जरूर आएगा, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण, वो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिका का इंजन भी इसी को कहा जाता है। निर्माण होता है इसका प्रोटीन व आरएनए के द्वारा। एक यूकेरियोटिक सेल होता है, झिल्ली रहित सेल होता है। 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक में 80S। और जो 80S और 70S है, इनके बीच में Mg यानी मैग्नीशियम प्लस 2 का एक आवरण पाया जाता है, यानी Mg+2 पाया जाता है। जो गोल्जी बॉडी होती है उसका निर्माण, यानी गोल्जी काई, राइबोसोम के बाद में गोल्जी काई होता है। इसका निर्माण सिस्टर्नी व पुटिका व नलिका तीनों के द्वारा होता है। जो गोल्जी काई होती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? सिस्टर्नी, पुटिका व नलिका के द्वारा। पुटिका के द्वारा संग्रहण भी किया जाता है केमिलो गोल्जी जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में बेकर खोज करता है। ट्रैफिक मैनेजर इसी को कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसी को कहा जाता है। इसमें दो तल पाए जाते हैं, एक होता है संरूपण तल, एक होता है परिपक्वन तल। जो परिपक्वन तल होता है उसमें दो सतह होती है, एक होती है शीर्ष सतह जो निर्माणकारी होती है, केंद्रक के निकट होती है। जो ट्रांस सतह होती है वो परिपक्व का कार्य करती है, श्रवण के लिए उत्तरदायी होती है। लाइपोकॉन्ड्रिया, क्योंकि गोल्जी काई में वसा तथा लिपिड की मात्रा अधिक पाई जाती है इसलिए इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। मदर्स ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका की माता। पैकिंग करने वाला गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काई। काम क्या है इसका? शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करना, अंडे में योल्क का निर्माण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का निर्माण करना, सब किसका कार्य है? ये गोल्जी काई का। इसके बाद में आता है अपना तारकाई, जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये होता है जंतु के सेल में केंद्र के निकट तारे के समान एक संरचना होती है। इसके अलावा कुछ शैवालों तथा कवकों में दो जोड़े सेंट्रियोल्स की बनी एक संरचना होती है, जिसको डिप्लोसोम भी कहा जाता है। रचना खोखली बेलनाकार होती है। तारकाई की खोज वॉन ब्रेडन ने करी थी। नामकरण दिया था थियोडोरी बोवेरी ने। पादप में अनुपस्थित होता है, यानी पादपों में नहीं पाया जाता है। जंतु सेल में उपस्थित होता है। कोशिका का प्रचलन अंग भी इसी को कहा जाता है। किसको? तारकाई को। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहायकता प्रदान करना। एक गोल संरचना होती है जिसमें 9 तार होते हैं। भीतरी भाग में धुरी जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। जहाँ तारकाई वहाँ कोशिका विभाजन जरूर होगा। जहाँ प्रोटीन होगा वहाँ राइबोसोम होगा, जहाँ कोशिका विभाजन होगा वहाँ तारकाई जरूर होगा। बॉडी सबसे अधिक मात्रा बॉडी में लीवर में पाई जाती है। ब्रेन में तारकाई नहीं होता, ध्यान रख लेना, लेकिन ब्रेन में 90% न्यूरॉन होते हैं और 10% गीलियम सेल होता है। गीलियम सेल में ही तारकाई मौजूद होता है। केंद्रक का जिम्मेदार तारकाई होता है। कैंसर का जिम्मेदार कौन होता है? तारकाई होता है, यानी कि इसी में कोशिका विभाजन बार बार होता रहता है। और केंद्रक जो कैंसर होता है वो कोशिका का विभाजन होते हैं, उसी से कैंसर का बढ़ना शुरू होता है। विभाजन के समय तरक तंतु का निर्माण तारकाई के द्वारा होता है। संरचना का आधार सीलिया और फ्लैजेला है। क्या है? सीलिया और फ्लैजेला। इसके बाद में आती है अंतःप्रदैवी जालिका। इसकी खोज किसने करी थी? के पोर्टर ने इसकी खोज करी थी। इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर शाखित अनियमित नलिकाओं का एक जाल होता है, जिसको अंतःप्रदैवी जालिका कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र या झिल्लियों का
तंत्र इसी को कहा जाता है। अंतःप्रदेवी जालिका कोशिका को आकार प्रदान करना इसी का कार्य है। वर्क करता है प्रोटीन व वसाओं का संचरण करना। और आरबीसी में इसका अभाव पाया जाता है। दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी, एक होती है चिकनी। RER और SER। खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका स्तनी तथा पुटिका से मिलकर बनी होती है। इसमें राइबोसोम सतह पर उपस्थित रहते हैं। खुरदरी जो जालिका होती है उस पर राइबोसोम सतह पर उपस्थित होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सा? खुरदरी वाला प्रोटीन का निर्माण करता है। जबकि चिकनी इसकी मिल्क के बनी होती है, स्टेरॉइड संश्लेषण व लिपिड की बनी होती है। चिकनी होती है, नलिका पाई जाती है, राइबोसोम नहीं होता है। वसा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। किसका निर्माण करती है? वसा व लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यातायात तंत्र यानी परिवहन का कार्य भी अंतःप्रदेवी जालिका करती है। केंद्रक झिल्ली के निर्माण का, केंद्रक झिल्ली के जो निर्माण होता है केंद्रक झिल्ली का, वो अंतःप्रदेवी जालिका के द्वारा ही होता है। इसके बाद में आता है प्लास्टिड यानी कि लवक। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णीय लवक तथा वर्णीय लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट। जो हरित लवक होते हैं उसमें 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है और कैरोटीनॉइड कहा जाता है। जो हरित लवक होता है ये दोहरे झिल्ली से घिरे होते हैं जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर की ओर एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। और प्रकाश अवशोषक वर्णक होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। लवक में भी अपना DNA और राइबोसोम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी तरह ही लवक में भी DNA होता है। यानी DNA किस किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। उसके बाद में आता है अपना अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट। यह एक रंगहीन लवक होता है जो जड़ों व भूमिगत तने में पाए जाते हैं। ये स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो जड़ों में स्टार्च का संग्रहण करता है। एल्यूरोप्लास्ट होता है वो बीज में प्रोटीन का संग्रहण करता है। जबकि एलियोप्लास्ट बीज में वसा का संग्रहण करता है। यानी स्टार्च का संग्रहण एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन का संग्रहण एल्यूरोप्लास्ट तथा वसा का संग्रहण एलियोप्लास्ट करता है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है, जबकि प्रकाशहीन अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। प्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है और प्रकाशहीन अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा में होती है। युग्लिना में सिर्फ हरित लवक पाया जाता है। कौन सा लवक पाया जाता है युग्लिना में? हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद में आता है अपना वर्णीय लवक। कौन सा लवक? वर्णीय लवक। ये वसा विलेक वर्णक होते हैं, कैरोटीन और जेथोफिल। कौन कौन से? कैरोटीन और जेथोफिल। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों की पंखुड़ियों, फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ये पीले, लाल तथा नारंगी रंग के लवक होते हैं, जैसे टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटालेन। पत्ती का जो पीला रंग होता है वह जेंथोफिल के कारण होता है। ये सभी लवक के तीनों पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। इसके बाद में आता है अपना रिक्तिका, रसदानी, वेकल्स। ये इकैरी जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं से घिरी एक तरल पदार्थों से भरी रचनाएं होती है। जो टोनोप्लास्ट होता है वो बाहरी परत होती है, पानी तथा एमिनो एसिड से बनी होती है।
इसके अलावा इसमें एंजाइम, शक्कर, खनिज लवण में भी कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम, सोडियम, ऑक्सीजन, CO2 होते हैं। ये जंतु संतुलन का कार्य करती है। किसका? जल संतुलन का कार्य करती है। ये 8 सेल में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। ये रिक्तिका कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म की अम्लता को अवशोषित करती है। इसको कोशिका का भंडार गृह कहते हैं। पीएच बैलेंस को बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ये सभी पार्ट अपन ने अध्ययन करे। ये सभी पार्ट किसके हैं? कोशिका या सेल के। इसके बाद में अपन देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसने की खोज करी थी? विर्चाउ ने। 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो असूत्री विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों का विभाजन हमेशा साथ साथ होता है। किसमें? असूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका द्रव्यों का विभाजन होता है और एक साथ होता है। समसूत्री विभाजन होता है जो कायिक कोशिकाओं में होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है घाव बढ़ने का कार्य होता है। विभाजन के दौरान उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण होता है जितनी टूटी फूटी होती है। समसूत्री विभाजन होता है, इसमें 5 पार्ट होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जो इंटरफेज होता है वो सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है जो 95% समय इसी में लगता है। इंटरफेज में कोशिका विभाजन की तैयारी इसी में होती है। कौन से फेज में? इंटरफेज में होती है। और डीएनए की प्रतिकृति इसी में ही बनती है, इंटरफेज में। जो बाकी जितने भी पार्ट है समसूत्री विभाजन के वो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। जो समसूत्री विभाजन है सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। इन वाली जितनी भी टाइप्स होती है, फेज होती है, जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। उसके बाद में कोशिका का विभाजन होगा। सबसे पहले किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन। और केंद्रक का विभाजन इन चारों प्रक्रियाओं से होता है। जो प्रोफेज होता है वो केंद्रक का विभाजन का निर्माण करता है। इन केंद्रक का विभाजन प्रोफेज के द्वारा होता है। जो मेटाफेज होता है जो मिडल यानी सेल्स के जितने भी ऑर्गन्स होता है उसको बांधने का कार्य करता है। यानी कि तर्क धागा होता है, तुर्क धागा होता है, उसका निर्माण इसी में होता है, मेटाफेज में। जो एनाफेज होता है जो सबसे छोटी प्रक्रिया होती है, इसमें कोशिकांग ध्रुव पोल साइड में चले जाते हैं। और जो टेलोफेज होती है वो कोशिका जो विभाजन होता है उसके पूर्व वाली जो रचना होती है उसको टेलोफेज होते हैं। यानी कोशिका का विभाजन होता है उससे पहले जो प्रक्रिया होती है वो टेलोफेज में होती है। यानी 2 केंद्रक बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब डबल केंद्रक होता है वो टेलोफेज में होता है। किसका? केंद्रक का। जो 2 भागों में विभाजित हो जाता है वो है टेलोफेज। इसके बाद में केंद्रक विभाजन होने के बाद में जो प्रक्रिया होती है वो होती है कोशिका विभाजन की। किसकी? कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन 46 गुणसूत्र होते हैं और जो पुत्री होती है उसमें 2 भागों में बढ़ जाती है, 46 और 46 में। कौन सी अवस्था है? इंटरफेज में। कौन सी फेज? इंटरफेज में क्रोमोसोम को डीएनए से अलग कर दिया जाता है इंटरफेज में। और अवस्था जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों में नहीं रहते और जोड़ों में आते ही ये वाली जो प्रक्रिया होती है वो सब आपस में जोड़ों में रहते हैं। इसके बाद में होती है अर्धसूत्री विभाजन। ये सूत्री विभाजन जो प्रोकैरियोटिक जीवों में होती है। जो समसूत्री विभाजन पढ़ी थी वो होती है कायिक कोशिकाओं में। जो अर्धसूत्री विभाजन होती है वो लास्ट वाला विभाजन होता है जो जनन कोशिकाओं में जनन के समय विभाजन होता है। इसके भी अर्धसूत्री पहला भाग होता है और अर्धसूत्री सेकंड वाला भाग होता है। इसके भी वही है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज। इसको पहला नाम दे दिया फर्स्ट। इस जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज के भी 5 पार्ट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये सब किसके भाग है? प्रोफेज फर्स्ट के। इसमें अपन ना जो पहला है वो है लेप्टोटीन।
कौन सा है, लेप्टोटीन। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र पतले धागों की तरह दिखाई दे देते हैं। इसको क्रोमोनीमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोनीमेटा। जो जाइगोटीन होता है वो समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेता है, जिसको सिनेप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस। और जो पेकिटिन होता है वो युग्मन की क्रिया पूरी होती है। इसमें पेकिटिन में किसी क्रिया होती है, युग्मन की क्रिया पूरी हो जाती है। समजात गुणसूत्रों में जीन विनिमय होता है, इसे क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। डिप्लोटीन होता है, इसमें समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। डाइकाइनेसिस होता है, इसमें तरकु तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। ये सभी प्रक्रियाओं में थोड़ा थोड़ा अपन को याद रखना है। जनक कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, मेल में और फीमेल। मेल में ऑटोसोम और एलुसोम होता है। मेल में 46 गुणसूत्र होते हैं जो दो भागों में बढ़ जाते हैं, 44 और 2, 46 हो गया। बॉडी का निर्माण ऑटोसोम से ही होता है। इसमें जो दो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, इसमें सभी में सेम होते हैं। फीमेल जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं, मेल में भी सेम फीमेल में भी सेम। लेकिन जो एलोसोम होता है मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स वाला होता है। तो अर्धसूत्री सेकंड होता है वो 46 गुणसूत्र होते हैं, वो दो भागों में बढ़ जाते हैं अलग अलग, 23 और 23। फिर दोबारा जो 23 है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, 23 23 23 23, यानी पुत्री विभाजन। यानी पुत्री विभाजन में गुणसूत्र होते हैं कि जो संरचना होती है मात्र कोश, जो कोशिकाएं होती है उसमें उपस्थित गुणसूत्रों की आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है।